11th का मैथ्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें चूँकि पुरानी वीडियोस आप अगर देखना चाहेंगे तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए तो 11th 12th 9th 10th सबका वीडियोस मिलेगा। मैथ्स के भी मिलेंगे, फिजिक्स के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी वीडियोस मिलेंगे। और अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो मैथ्स में पढ़ेंगे। तो चूँकि मैथ्स में इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं तो आज हम जो है इसका कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो कैलकुलस का पार्ट हम देखेंगे तो उसमें आज पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो डेरिवेटिव्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जो भी प्रोसेस होता है निकालने का, उसे डेरिवेटिव्स कहा मतलब डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यहाँ पे है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। अब ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे निकाली जाएगी। तो कैसे हम उसको जानेंगे वही बात हम यहाँ पे सीखेंगे। बाकी अगर जिनको जैसे इसका जो पुराना वीडियोज़ है, जैसे इसका अगर कोई बेसिक्स जानना चाहता है तो क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक ग्राफ के थ्रू पूरा बताया गया है, समझाया गया है, जिससे कि आप उसको देख के बिल्कुल उसका बेसिक सीख सकते हैं। हम यहाँ पर उसके बाद की ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक आपका फंक्शन है कोई और वो कैसा है y इज़ इक्वल टू fx एक फंक्शन है। अगर हम इसमें x के रिस्पेक्ट में अगर हम मान लेते हैं कि डेल्टा x डेल x को इंक्रीज़ किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी चेंज होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस वजह से कि इस y की वैल्यू जो है वो पूरे फंक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब हम इसमें x में अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, मान लीजिए डेल x का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि y में भी इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि मैंने रीज़न आपको बताया, क्योंकि ये क्या है, y जो है वो fx पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है यानी इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट इंक्रीज़ हुआ है तभी डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये मान लें कि अगर डेल एक्स fx में डेल x की इंक्रीमेंट हो रहा है तो y में जो भी इंक्रीमेंट आएगा वो डेल y होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो किस तरीके का फंक्शन हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ यानी कि डेल y प्लस डेल y इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सिर्फ ये डेल y निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस डेल x माइनस ऑफ y, क्योंकि अब ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इसको हमने ट्रांसपोज किया। और हम ये कहें कि अगर इसी को ही किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लें, डेल x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर दें, इसका हम रेशियो निकालें, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से। डेल x, अब देखिए यहाँ y चूँकि हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो अब इस y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर ये वाली चीज़, अब जो ये आई हुई है, ये आपका जो भी इसमें इंक्रीमेंट आया है, अगर इस इंक्रीमेंट की हम लिमिट लेते हैं, ठीक है, और लिमिट कहाँ से लेते हैं, x टेंड टू 0, और अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं डेल y अपॉन डेल x इज़ इक्वल टू, तो इधर भी हमारा लिमिट आएगा उसी के रिस्पेक्ट में x टेंड्स टू 0। तो ये एक जो है इस तरीके से आपको दिखेगा। अब कारण क्या है, जैसे मैंने कि उधर पीछे वाले ग्राफ में मैंने बताया भी है कि हम एक ग्राफ जब लेते हैं तो उसके हम लिमिट देखते हैं कि हम उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिमिट देखते हैं। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए एक इस तरीके से है और ऐसे करके, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना चाहें तो हमारे पास क्या रीज़न है कि हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको डेल एक्स चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ चूँकि ये एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ से यहाँ तक का हम एरिया निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एरिया फाइंड आउट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप इसको रेक्टेंगुलर में चेंज भी करेंगे तो ये कुछ एरिया आपका रह जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया उनको बहुत छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर लिया, डिवाइड करके, और एक छोटा सा पार्ट हमने लिया और ये मान लिया कि ये जो लाइन है उसका, ये जो लाइन है वो क्या है, वो एफ एक्स है, यानी कि वो y इज़ इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। एक फंक्शन है
अब इसी के रिस्पेक्ट हम चाह रहे हैं कि पूरा ये एरिया हमको निकल जाए। तो उसका कारण वही है कि भाई हमने क्या किया, इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया और इतने पतले रेक्टेंगुलर शेप में लिया कि इसका जो ऊपर वाला बॉटम है वो जाके क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन दिखे। और इसी जैसे मैंने कई डाल दिए, तो अब कई ऐसे डाल दिए, अब एक का निकाल के और सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाता है। तो वही जो है क्या करते हैं, जब एक निकालते हैं तो उसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, यानी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और जब उसी को निकाल के जब हम ऐड कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के समझिए कि मिलता जुलता है, बस उसका क्या होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके केस में क्या होगा, अब यहाँ पे जब देखेंगे तो अब इसी चीज़ का समझिए कि ये इसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये जो लिमिट जा रही है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसी लिमिट को हम कह दें कि ये इनफाइनाइट तक चली जाती है, तो ये वाली जो चीज़ है, इस वाली चीज़ को, ये इस पूरे चीज़ को हम फिर क्या लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर जो आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, कुछ भी आएगा एक इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर कोई भी चीज़, यानी इसका मतलब ये कि ये जो डी डी एक्स ऐसे है लिखा हुआ है, डी डी एफ, ये ऐसे डी डी एक्स, देखिए लिखने में जैसे लग रहा है कि अपॉन में लिख रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है डी डी एक्स इस तरीके से, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ये एक तरह का ऑपरेटर और एक ही साथ लिया जाता है, डी वाई डी एक्स नहीं कहा जाता है। वो गलती जैसे हमेशा होती रहती है, मुझसे भी हो जाती है, लेकिन ये है कि दिमाग में आप ये रखिए कि इसको डी डी एक्स पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का ऑपरेशन हो गया। अगर ये ऑपरेशन लगेगा, जितने भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं उस पर ऑपरेशन लगेगा। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा कि कितने तरीके के उस पर फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं। तो वो सब पे जब अप्लाई होगा तो कोई ना कोई वो एक रिज़ल्ट देगा, और उसकी रिज़ल्ट क्या है, वो फिक्स है। उसको निकाला किससे गया, लिमिट के थ्रू निकाला गया है। जैसे कि अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला हम पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी हमको मिल जाती है, फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लिमिट वगैरह का वहाँ पर यूज़ होता है, तो लिमिट पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, तो इन सब का प्रूफ उस पर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पहले अभी देखेंगे कि शॉर्ट में कि हमारे पास जो भी फार्मूले, वो डेफिनेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद से हम फार्मूला देखेंगे। तो हमारा फार्मूला जो है वो उनको मैंने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि एल्जेब्रिक एक सेक्टर में डिवाइड किया है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है, और फिर एक्सपोनेंशियल में हमने डिवाइड कर दिया, फिर इसके बाद से एक लॉग का भी फंक्शन आएगा। तो ये सब जो है, चूँकि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी न किसी फंक्शन इस वजह से डिवाइड कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना बने कि क्या क्या चीज़ें हैं, और एक कॉन्सेप्ट उसका बनता रहा है। ठीक है, तो चूँकि आप बिगनर्स हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझना कि किस पे अप्लाई हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा उसका फिगराइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अलग अलग आप पहचान सकें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आता है वो आएगा आपका x टू द पावर n का, यानी कि मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। चूँकि देखिए ये x टू द पावर n लिखा है तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखेंगे। अगर जिसमें फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये भी जो भी y फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे। हिंदी में इसको अवकलन कहा जाता है। ये कहा जाता है कि x के सापेक्ष किसी y फंक्शन का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला बना है। अब इस n को इधर पकड़ के खींच के लाइए और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए n-1, एक पावर आप इसमें कम कर देंगे तो ये आपका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, इसका सारा डिटेल जो है वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में देखने को मिलेगा। वहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल में आप देख के जान सकते हैं कि कैसे उसको डिराइव किया गया। वो चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सीधे फार्मूले के बारे में ही जान लेते हैं। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा ज़ीरो होगा। और अगर यही फंक्शन अगर इस तरीके से आता है, कहा यह जाए कि ax टू द पावर n जैसा कुछ हो, तो वहाँ पे a को आप हटा लेते हैं, फिर उसके बाद से ये आपके आ जाते हैं इसमें। तो ये एक प्रोसेस है।
फिर भी मैंने यहाँ पे इस वजह से इंक्लूड कर दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं वो आगे चल के प्रोसेस में भी हम इसको जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, जिससे कि हमको, चूँकि इसका लॉन्ग होता है तो इस वजह से ट्रिगो के जितने फंक्शंस होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो ट्रिगो का फंक्शन वही पुराना वाला जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, जैसे कि साइन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन x लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x। जैसे कि आपने 90 माइनस थीटा पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा cos x होता है, cos थीटा होता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वो याद रखने के लिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर उसके बाद से cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का sin x होगा, उल्टा होगा इसका, लेकिन ये क्या होगा, माइनस के साथ। तो ये वो वाला उल्टा नहीं, क्योंकि cos का उल्टा तो sec होता है, लेकिन वो वाला उल्टा नहीं समझेंगे, बस ये इस तरह से अपोजिट वर्टिकली अपोजिट वाला हिसाब किताब समझेंगे ये, ठीक है। वहाँ पर हालांकि ये भी कहना उचित नहीं है, बस ये दिमाग में रखें कि साइन का cos में कन्वर्ट होगा और cos का साइन में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चेंज होंगे। फिर उसके बाद से अब क्या कहेंगे, tan का कहेंगे, तो tan x का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। फिर उसी हिसाब से कैसे करेंगे, cot का करेंगे तो cot x का हो जाएगा क्या, cosec स्क्वायर x। याद रखने का तरीका, जैसे tan की आइडेंटिटी किससे लगती है, sec से लगती है। जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वैसे tan की आइडेंटिटी sec के साथ लगती है। तो याद रखने के लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अब करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। इसका करेंगे तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ cot x का, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, cos होती है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा, लेकिन किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा। अब माइनस चीज़ साइन नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ आते हैं। अब उसके बाद से इसी तरीके से कॉट हो गया, अब हो जाता है आपका सेक बच जाता है। तो सेक एक्स जो होगा, तो देखिए सेक एक्स में ये कहता है, वही सेक कहता है मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, बस मेरी जो आइडेंटिटी जिसके साथ थी, जिसमें पीछे तुमने छुड़ाया था, बस उसको मेरे साथ लेते आओ। यानी कहने का मतलब कि सेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा। फिर अब इसके बाद बचता है आपका क्या, कॉट एक्स, तो उसी तरह से कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस के साथ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा एक्सपोनेंशियल वाले में, जैसे ई टू दी पावर एक्स का। तो ई टू दी पावर एक्स देखेंगे तो कहेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा हठी है, कहता है हमारे में कोई चेंज नहीं होना है, इस वजह से हमको ऐसे ही रहने दो। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद से लॉग वाला, जो हम कह रहे थे कि लॉग वाला जब आता है तो लॉग में दो टाइप के आते हैं, तो उसको हम देखेंगे। पहले तो सिंपल वाला जो लॉग ऑफ एक्स होगा, ठीक है, इसको हो जाएगा 1/x। कहीं कहीं ये भी होता है कि जैसे देखिए ये log ऑफ x लिखा हुआ है तो ये बेस e होता है यहाँ पे। तो अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है, log x है और ये बेस e है, तो log e बेस e हो जाता है। चूँकि log e बेस e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इस वजह से इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है log ऑफ x का सीधे 1/x हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर उसी तरीके से एक और आता है लॉग का ही, लॉग के जैसे ही होता है, लॉग ऑफ a होता है और फिर उसके बाद से लॉग ऑफ x होता है, लेकिन बेस क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो उसके लिए सेम वही है, जैसे log x का 1/x हुआ था तो यहाँ पे भी 1/x करेंगे। अब बेस के साथ है तो अब इसके लिए बेस हो जाएगा ऐसे, तो log e बेस a। तो सेम ऊपर वाला जैसे है हूबहू वैसे ही कॉपी होगी, बस ये आपको याद रखना है। अब फिर उसके बाद से एक डिफरेंशिएशन आता है a टू दी पावर x का, जो रह जाता है, यानी कांस्टेंट के ऊपर जो है वो हमारा एक x टाइप का फंक्शन हो, कांस्टेंट के ऊपर x का अगर लगा हुआ है वेरिएबल, तो उसके लिए क्या करते हैं, a टू दी पावर x लिखते हैं, फिर log ऑफ
ए बेस ई कर देते हैं, चूँकि यहाँ ए है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और बेस आपका ई रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली है। तो जैसे इस वाले में थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप बहुत ही इत्मीनान से देख के दिमाग में इसको सेट कर लेंगे। बहुत सारे जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो फटाफट वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक जो है वो पूरा तरीके का, इसमें आप मतलब इस तरह के जो फंक्शंस, इसके जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक इसके डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं वो यही हैं। अब इसके बाद और भी फार्मूले आते हैं, जैसे इन्वर्स के जो फार्मूले हैं वो भी आते हैं, तो वो इसके आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, या फिर हम इससे जब एडवांस पढ़ेंगे तो हम फिर उसमें उसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक हमारे सामने हमने सारा फार्मूला जान लिया, तो एक हमारे सामने एक एग्जांपल आया हुआ है। अब वो क्या है, y = 3x⁵ प्लस e⁴x प्लस साइन x। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, चाहे तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करके फिर एक बार मर्ज कर दें, या फिर इसी में हम इसको चीज़ों को समझा देंगे कि इसी में कैसे अप्लाई किए जाएंगे, ताकि एक साथ हमारा काम हो जाए। नहीं तो चाहो तो मैं इसको अलग अलग सॉल्व करके भी आपको बता सकता हूँ। तो सही तरीका तो खैर वही है, लेकिन इससे ये होगा कि अगर ऐड वाले भी आएंगे क्वेश्चन तो आप उनको भी कर लेंगे। जो सीधा सीधा दिया है तो डायरेक्ट सिंगल वैल्यू देगा। अब जब ऐड करके दिया है तो ऐड के साथ वैल्यू आएगी, तो वो दोनों ही मैंने मर्ज कर दिया है, इसी वजह से ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि हमारे सारे फंक्शन किस में है, x में है, तो जब सारे फंक्शन x में है तो हमारा डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो लिखने का तरीका कैसे है, देखिए, पहले इस तरह लिखेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ y लिखते हैं। अब फिर ये लगाएंगे, और चूंकि ये पूरा फंक्शन है तो इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद से जो डिफरेंशिएशन होगा, तो ये एक तरह का ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर सब पे अप्लाई होगा। यानी कि समझिए कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से इस तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टेप टू स्टेप लिखने का यही फ़ायदा है कि एक तो आपके क्वेश्चंस भी रॉन्ग नहीं होंगे, और दूसरी बात ये है कि आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो जब इस तरह से आगे, तो अब देखिए, अब सब पे सेपरेट अलग अलग बट गया। तो अब अलग अलग बट गया, फार्मूला आपको अगर याद है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने रूल इसमें बताया भी था कि अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट आता है तो आप उसको पहले बाहर रख लेते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर मैंने रख लिया, और फिर उसके बाद से मैंने इसको इस तरह से लिखा। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, सीधे है, तो सीधे ये ऑपरेशन, ये एक तरह का, ये क्या है, फार्मूला है, और इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, e⁴x। तो ये ऐसे लिख लेते हैं। और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, cos ऑफ x। अब ये वाली चीज़ रह गई है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x। अब देखिए, ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ddx ऑफ x⁴n। x⁴n का फार्मूला n, x⁴n-1। इसका कान पकड़ के खींच के इधर लाइए, और उसमें से एक माइनस कर दीजिए उसके पावर में से। तो इसमें 5 का कान पकड़ के इधर लेके आए, तो चूंकि इसके पहले ऑलरेडी एक वैल्यू है तो उसका मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे x 5⁻⁻1, और बाकी ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेंगे ही। और इस तरीके से 5 2 जा 5 3 जा 15 x⁴ प्लस e⁴x प्लस cos ऑफ x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी होता है, करने में अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, और थोड़ा जब करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मैं क्लास 11th का पढ़ रहा हूँ। चूँकि क्लास 10th का क्लास 11th का कोई मैच नहीं है, तो इस वजह से ये लगता है बच्चों को कि बहुत ज़्यादा हार्डल हो गया है और थोड़ा टफ है, उससे थोड़ा घबराते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ सबसे आसान होता है, बहुत ही अच्छे से आप सीख सकते हैं मैथमेटिक्स को। बाकी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो रहा है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।